बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 16 जनवरी 29 थर्सडे। सबसे पहले थोड़ी सी बात हो जाए हमारे इस नायबा की इस प्रेजेंटेशन इस माइक्रो टीचिंग सेशन के हवाले से। क्या आप लोगों को क्या वीकनेसेस नजर आई? क्या कह रही हैं? ओके, अरीशा कह रही हैं कि एक प्रॉब्लम है कंटेंट का। हुमा, कोई दूसरा इशू आपको नजर आया? ओके, हुमा को शिकायत है कि हमारी तरफ तो नजर उठा के देखा भी नहीं, हम भी तो थे। जी सवेरा, क्वेश्चन रिपीट नहीं किए, क्वेश्चन रिपीट नहीं किए, जो बहुत ही ऑब्वियस मिस्टेक है। उम्मे हानी, बस कर दो बेटा। ओके, क्वेश्चंस देखो, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था जो मुझे नजर आया, सबसे पहले जब बात कर रहे थे तो कंटेंट पे ग्रिप थोड़ी सी कमजोर लगी। सबसे पहले तो आई और वहां तक गई, फिर वहां से वापस आई। मुझे उसकी वजह समझ नहीं आई, शायद वार्म अप कर रही थी थोड़ी सी। उसके बाद जब कंटेंट स्टार्ट हुआ तो वही वाले इशू जो बार बार आ रहा है कि ट्रांजिशन नजर नहीं आ रहा, कहाँ एक बात खत्म हुई और कहाँ दूसरी बात शुरू हुई, ये समझ नहीं आ रहा। मैं समझता हूँ हमारे कॉलेज के अंदर सफदर साहब इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल हैं। अगर आप मैं फिर यही बात कहूंगा कि आप उनसे सीखें, देखें कैसे वो एक बात को खत्म करके दूसरी बात शुरू करते हैं। वाज़ेह तौर पे नजर आता है कि कब उनकी एक बात खत्म और फिर दूसरा टॉपिक शुरू हुआ। अच्छी बात यही थी कि उन्होंने डिफरेंट एग्जाम्पल्स दी, लेकिन इसके बावजूद सवाल जवाब के अंदर भी मैं समझता हूँ कि क्लास को एंगेज करने में नाकाम रही। थोड़ा सा उनका बॉडी लैंग्वेज का भी इशू था। जो पोस्ट था, मैं सोच रहा था तस्वीर ले लूँ, लेकिन लाइबा नाराज होगी, इसलिए नहीं ली। तो बहरहाल आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका बात करने का अंदाज, आपका जो आई कांटेक्ट है, वो तमाम चीजें क्लास को एंगेज करने में काम आता है। तो और सवाल जवाब के अंदर मैं ये समझता हूँ कि आखिर में ये कंडीशन थी कि गोया कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ उसी बच्चे को समझा रहे हैं, पूरी क्लास को एंगेज नहीं कर पा रहे थे। क्लास के अंदर हमेशा बाज बच्चे ऐसे होंगे जो ज्यादा सवाल पूछेंगे, लेकिन आपने क्लास उनको कंट्रोल करने नहीं देनी। क्लास का कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। आपने देखा होगा बाज दफा मुझसे लोग सवाल पूछते हैं या आंसर देते हैं तो मैं उनको मना कर देता हूँ, आपका कोटा पूरा हो गया, कल पूछिएगा, ईमेल कीजिएगा। जवाब देने को तैयार है, लेकिन क्लास हमारी है। ओके, हम क्लास के इंचार्ज हैं, हम क्लास को चला रहे हैं। मैं क्लास का ड्राइवर हूँ, मेरी मर्जी है, मैं उसको देखूं, मैं फैसला करूं किस मौके पे किस चीज को करना है। आपको अपने स्टूडेंट लाइफ के अंदर ऐसे स्टूडेंट्स नजर आते होंगे जो पूरी की पूरी क्लास को हाईजैक कर लेते हैं। और बाज दफा स्टूडेंट्स उनके बोलते हैं, यार तुम क्या करती हो, बस तुम सवाल पूछती हो, बस तुम ही पूछती रहती हो, या क्लास का टॉपिक तुम कहाँ से कहाँ ले जाती हो। या बाज दफा जो होता है कि यार ये तो टीचर की जो है ना बड़ी फेवरेट है, बस उसी को पढ़ाते रहते हैं। लेकिन इसमें टीचर स्टूडेंट से ज्यादा टीचर का कसूर होता है कि टीचर ने उस एक स्टूडेंट को पूरी क्लास के ऊपर हावी होने दिया। एक सवाल का जवाब दे दिया, ठीक है हम बाद में डिस्कस करेंगे, ओके हम दोबारा देखते हैं उसको, बात को आगे लेके चलना चाहिए। बहरहाल इंप्रूवमेंट की गुंजाइश थी। कंटेंट में कुछ अच्छी बातें थी कि उन्होंने अपनी एग्जाम्पल दी, लेकिन साथ ही साथ कंटेंट में थोड़ी बहुत वीकनेस भी नजर आई। अपने क्लास की अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। हमारा टॉपिक जो चल रहा है 21st सेंचुरी स्किल के अंदर से एक स्किल जो है क्रिएटिविटी का। हमने बताया क्रिएटिविटी का मतलब कुछ नया, कुछ ऐसा नया काम करना जिससे यूटिलिटी में इजाफा हो, फायदेमंद कुछ सूदमंद चीज बनाना, ये क्रिएटिविटी कहलाती है। अब आप चाहे इंजीनियर हो, चाहे साइंटिस्ट हो, उम्मे हानि चाहे आप कोई शायर हो, अगर आप अपनी शायरी से, अपने कामों के जरिए से लोगों के लिए कुछ यूटिलिटी पैदा कर रहे हैं, उस दौर के मसाइल को हल कर रहे हैं, तो आपके अंदर क्रिएटिविटी मौजूद है। क्रिएटिविटी का जब मतलब ये हो गया कि आपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, इश्यूज को सॉल्व करना है, कुछ फायदेमंद चीज बनानी है, तो इससे हमें ये भी पता चला कि क्रिएटिविटी सिर्फ और सिर्फ कैनवस तक या शायरी तक महदूद नहीं है। आपके जिंदगी के हर पहलू के अंदर आप क्रिएटिविटी इस्तेमाल कर सकते हैं। एज ए टीचर आपके पास भी ये ऑप्शन मौजूद है, बल्कि आपको कई बार क्रिएटिविटी यूज करना पड़ती है क्लास को एंगेज करने के लिए, क्लास का कंटेंट डिलीवर करने के लिए, क्लास का अपना लेक्चर डिजाइन करने के लिए आपको क्रिएटिविटी यूज करनी पड़ती है। और एज ए स्टूडेंट आपके साथ भी, एज ए स्टूडेंट आपको भी ये इशू का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे काम मैनेज करने, किस काम को पहले कर लूँ, किस काम को बाद में करूँ, किस असाइनमेंट को मैं किस तरीके से करूँ। आपको देखा जाए तो कई ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पे एज ए स्टूडेंट भी आपको क्रिएटिविटी यूज करनी पड़ती है।
और फिर हमने साथ में ये बात की थी कि हमारे माशरे के अंदर जिस चीज को हम जुगाड़ कहते हैं, देखा जाए तो वो क्रिएटिविटी की एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। वंस अगेन इससे हमें ये भी समझ में आया कि क्रिएटिविटी जो है वो कुछ लोगों तक, कुछ शायरों तक, कुछ आर्टिस्ट तक महदूद नहीं है। एक आम आदमी, एक आम मैकेनिक, एक आम इंजीनियर, एक आम मुलाजिम जो है वो भी बहरहाल अपनी जगह क्रिएटिविटी दिखा रहा होता है। फिर हमने बात की कि 21st सेंचुरी में क्यों जरूरी है, तो सबसे बड़ी वजह जो है वो है एआई। कि एआई के आने वाली एआई की वजह से सूरत हाल बिल्कुल बदल चुकी है। माजी में आप लोग जिन चीजों को स्किल समझते थे, फॉर एग्जाम्पल आपने नोट्स आपको बिल्कुल जबानी याद थे, या आपको फिजिक्स की सारी चीजें जबानी याद थी, वक्त के साथ साथ हम चीजें देख रहे हैं कि यार ये चीजें कमाल नहीं रही। यहाँ तक कि ऐसे राइटिंग, स्टोरी राइटिंग भी अब कमाल नहीं रहा, क्योंकि एआई हमें वो तमाम चीजें लिख के दे रही है। तो हमें कुछ उससे एक कदम आगे बढ़ने की जरूरत है, और वो जो एक कदम आगे है वो है क्रिएटिविटी। इसके अलावा जो है बहुत तेजी से तब्दीलियां आ रही हैं। चंद सालों में हम स्मार्टफोन से, हम लोग एक नॉर्मल फोन से हम स्मार्टफोन पे आ गए, स्मार्टफोन के साथ सोशल मीडिया आया, अब हम एआई की बात कर रहे हैं। आने वाले सालों में क्या क्या तब्दीलियां आ जाएं, तो हमारे लिए बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जब अपने कैरियर को ज्वाइन करें, वहां पे कुछ नए चेंजेस नजर आए तो वापस अपडेट करने आ जाए। आपको टूल्स बता दिए, समझा दिए, अब आपको अपना जहन लगा के उस प्रॉब्लम के मुताबिक उसका सोल्यूशन लेकर आना होगा। और इसके अलावा हमने देखा कि आजकल की जो प्रॉब्लम्स है बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जिनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्रिएटिविटी का होना जरूरी है। तो बुनियादी बात यह है कि क्रिएटिविटी जो है वो एक सोचने का तरीका, एक सोचने का अंदाज है। और ये सोचने का अंदाज एक दफा आपके अंदर डेवलप हो जाए तो आपका हमेशा ये साथ देता है। अब यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल्स को समझना शुरू किया, दूसरे लोगों के जरिए से हम समझने की कोशिश करें क्रिएटिविटी है क्या, ताकि अपने अंदर भी हम इस सलाहियत को पैदा कर सके। जब हमारे अंदर ये सलाहियत पैदा हो गई तो फिर हम उम्मीद करते हैं कि हम अपने तलबा के अंदर भी इस सलाहियत को पैदा करने में, उनके अंदर सलाहियत को उजागर करने में, उनकी तख्लीकी सलाहियत को बेदार करने में कामयाब हो जाएंगे। यहाँ हमने एग्जाम्पल दी वेलक्रो की, कि वेलक्रो जिन साहब ने डिजाइन किया, इजाद किया, तो वो साहब बुनियादी तौर पर निकले थे वॉक पे, और उनके लिबास में, उनके जो उनका पालतू कुत्ता था उसके खाल पे बहुत सारे बीज फंसे हुए थे। उन्होंने उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उनको नजर आया कि भाई वो किस तरीके से काम कर रहा है, और उन्होंने सोचा कि यार इस चीज के जरिए से हम एक नई चीज डिजाइन कर सकते हैं जो चीजों को बांधने के लिए इस्तेमाल हो सके। और फिर यहाँ पे हमने इस बात को रियलाइज किया कि यार क्रिएटिविटी का मतलब ये नहीं है कि हम काम शुरू करने से पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें। बाज दफा हम किसी और काम से निकलते हैं, लेकिन हम एक ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं कि जो आगे चल के उसके बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। जब ये वॉक करने निकले थे तो ये सोच के नहीं निकले थे कि हम निकले हैं तो आज जो है, जो मैं जो हूँ वापस आऊंगा तो मैं आके ना एक वेलक्रो डिजाइन करूंगा, नाम चीज रखूंगा वेलक्रो। ऐसा नहीं है, चले थे वॉक के लिए, और वापस आके उन्होंने एक चीज, उनको समझ में आया, उन्होंने एक चीज डिजाइन की। अब वो चीज का जो इस्तेमाल हुआ, एस्ट्रोनॉट्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये चीज भी उनकी इमेजिनेशन में नहीं थी कि मैं जिस चीज को इजाद कर रहा हूँ उसका आगे चल के इतना बड़ा इम्पैक्ट होगा कि बच्चों के लिबास से लेके वो एस्ट्रोनॉट्स तक के पास ये चीज मौजूद है। तो हमने ये देखा कि भाई क्रिएटिविटी कोई लाजिम नहीं कि हम पहले प्रॉब्लम दिखाएं फिर उसको सॉल्व करने बैठे। नंबर वन, एक आप अगर आपका एक दफा जहन बन गया तो एक नॉर्मल वॉक के बाद भी आपके पास नए नए आइडियाज, नए नए काम करने के तरीकेकार आ जाते हैं। जैसे हुमा ने सजेस्ट किया कि बच्चों को हम आउटडोर एक्टिविटीज कराएं, तो आउटडोर एक्टिविटीज कराते हुए वहां भी हम उनसे सवाल पूछ सकते हैं, बेटा तुम्हें क्या नजर आ रहा है, क्या महसूस हो रहा है, क्या कर सकते हो, इसमें क्या चीज की जा सकती थी। एक दफा उस बच्चे के अंदर जब ये सोचने की सलाहियत पैदा हो गई तो खुद ब खुद वो चीजों को एक्सप्लोर करेगा और खुद ब खुद वो नए नए आइडियाज लेकर आएगा। फिर हमने एक और एग्जाम्पल बात की स्टिकी नोट्स की, और स्टिकी नोट्स के अंदर हमने देखा कि भाई असल में बात यही थी कि इन साहब ने बनाया था एक ग्लू जो कि बहुत वीक था। काम करने गए थे एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्लू को इजाद करने, जबकि इजाद किया उन्होंने वीक ग्लू। नंबर एक, यहाँ हमने देखा उनको नाकामी हुई। लेकिन जब दूसरे के साथ कोलैबोरेट किया, जब दूसरे के साथ कोलैबोरेट किया तो उनको एक जहन में एक नया आइडिया आया, एक नया तरीका जहन में आया कि भाई इस चीज को हम, दोनों चीजों को कंबाइन करके, इस वीक ग्लू को कंबाइन करके हम एक बिल्कुल नई किस्म की स्टेशनरी बना सकते हैं जिसको आज हम लोग कहते हैं स्टिकी ग्लू, स्टिकी नोट्स। तो यहाँ पे हमने ये भी देखा कि भाई नाकामी जो होती है, बाज दफा वही नाकामी किसी नई चीज के इजाद का पेशखेमा बन जाती है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि कोलैबोरेशन के फवाइद, उन्होंने अपने तौर पर तो उसको अपनी नाकामी समझ के साइड में कर दिया था, लेकिन जब उन्होंने कोलैबोरेट किया तो उनके जहन में एक नई चीज आई और उसको फिर उन्होंने इस्तेमाल किया।
यहाँ से फिर हमें इस बात का एहसास हुआ कि यार असल में देखा जाए तो क्रिएटिविटी इज जस्ट अबाउट कनेक्टिंग थिंग्स। हम चीजों को, अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को आपस में कनेक्ट करते हैं, जिसकी रोशनी में, जिसकी मदद से हम कुछ नया डिजाइन करने में कामयाब हो जाते हैं। जो साहब ने वेलक्रो इजाद किया, उनके पास पॉलीमर की नॉलेज थी, मटेरियल्स की नॉलेज थी, किस तरह से नए किस्म का मटेरियल बना सकते हैं, माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करना आता था, साथ ही साथ क्रिएटिविटी थी। तो नतीजा क्या निकला, अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को यूज करते हुए उन्होंने एक नई चीज को इजाद किया। और जो आप स्टिकी नोट्स देख रहे हैं वो तो बहरहाल क्रिएटिविटी की बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि किसी एक बंदे ने बनाया ग्लू और दूसरे बंदे ने दूसरा आइडिया दिया, दो डॉट्स को कनेक्ट किया तो आपके पास बन गया क्रिएटिविटी। यही वाली चीज हमने देखा कि यार इसकी बहुत अच्छी मिसाल है वो आईफोन। आईफोन अपने दौर की एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट था। और जब आईफोन का पहला वर्जन सामने आया तो जो ब्लैकबेरी के इंजीनियर्स हैं उनका इंटरव्यू मौजूद है कि जब स्टीव जॉब्स ने उसका डेमो दिया था कि इस साल हम लोग जो है मार्केट के अंदर, आई थिंक जनवरी या फरवरी में उन्होंने डेमो दिया था और जुलाई तक वो मार्केट में आ गया था। तो जब उन्होंने डेमो दिया था तो ब्लैक बेरी के इंजीनियर्स का ये ख्याल था ऐसी ड्रामे कर रहे हैं, ये हो ही नहीं सकता कि उन्होंने ऐसी चीज इजाद कर ली हो या ऐसी चीज बना ली हो। जब वो पहला फोन मार्केट में आया तो उन्होंने अपने किसी इंजीनियर को दौड़ाया, जाके फोन लेकर आओ मार्केट से। वो लाइन में लगा रहा, बड़ी लंबी लाइनें लगी हुई थी उस जमाने में। लाइन में लगा रहा, जाके वो फोन लेकर आया। जब उन्होंने उसको खोल कर देखा तब उनको एहसास हुआ कि यार वाकई एप्पल जो है हमसे बाजी ले गया। वो सारे इंजीनियरिंग के मसाइल जो हम समझते थे कि सॉल्व हो ही नहीं सकते हमारा, वो एप्पल ने सॉल्व करके दिखा दिए। लेकिन मजे की बात ये, जितने भी आईफोन के कंपोनेंट्स हैं उनमें से कोई एक चीज भी ऐसी नहीं थी जो एप्पल ने इन्वेंट की हो, इनोवेट की हो। टच स्क्रीन, छोटी सी बैटरी, आपका वायरलेस कार्ड, आपका जो है छोटी सी हार्ड ड्राइव, ये तमाम की तमाम चीजें पहले से मौजूद थी। एप्पल का कमाल ये था कि उन्होंने तमाम चीजों को जोड़ के एक बिल्कुल नए किस्म का फोन इजाद किया, एक बिल्कुल नए किस्म का फोन मार्केट में लेकर आए, जिसके बाद हमारे पास ये स्मार्टफोन का इनकलाब आ गया। आज मेरे और आपके पास, सबके पास जो स्मार्टफोन है, हमारे वालिदैन जो इसको यूज कर रहे हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह यही है कि एप्पल का जो डिजाइन है उसको सबने कॉपी किया। वाकईतन इस डिजाइन को समझना, इसको यूज करना हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं है बनिस्बत के कीपैड के। तो हम ये कह सकते हैं कि यार उन्होंने बिल्कुल एक ऐसी चीज लेकर आया जिसने माशरे में इनकलाब बर्पा किया। लेकिन मजे की बात, उसके तमाम जितने भी कंपोनेंट्स थे उनमें से किसी एक को भी एप्पल ने इजाद नहीं किया था। अब जब हमें ये बात समझ में आ गई कि यार कि आपका जो क्रिएटिविटी का एक बुनियादी जुज ये है कि हम डॉट्स को कनेक्ट करें, हम एग्जिस्टिंग नॉलेज की बेसिस पे कुछ नया लेकर आए, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि हमारे लिए जरूरी है कि अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को जो है हम वाइडन करें। ओके, अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज के अंदर इजाफा करें। एग्जिस्टिंग नॉलेज के अंदर इजाफा करने की बहुत अच्छी सोर्सेज है हमारी बुक्स, चाहे वो फिक्शन हो चाहे वो नॉन फिक्शन हो। इसी तरीके से मूवीज जो अच्छी मेयार की हो, अच्छी क्वालिटी की हो। टीवी शोज है, अगर वाकई अच्छे मेयार के आप टीवी शोज देख रहे हैं, और है तो ऐसी बात नहीं कि सारी मूवीज या सारे शोज बेकार होते हैं, अच्छे मेयार की चीजें हैं, अच्छे मेयार की किताबें हैं, अच्छे मेयार के नॉवेल्स हैं। अगर आप इस तरीके से इन चीजों को पढ़ते हैं, देखते हैं, तो आपके एक जो कह लें आपके एक्सपोजर में इजाफा होता है। एक्सपोजर में इजाफा हो गया तो अब आपके लिए आसान हो जाता है कि आप उस नॉलेज के बेसिस के ऊपर डॉट्स को कनेक्ट कर सकें। आपको ये बात अपने दोस्तों में नजर आएगी, अपने साथियों में नजर आएगी कि आप में से वो लोग जो ज्यादा ट्रैवल करते हैं, कराची से बाहर गए हुए, पाकिस्तान से बाहर गए हुए, उनके आपको नजर आएगा उनका एक्सपोजर ज्यादा है, उनके आइडियाज ज्यादा है। उसके मुकाबले में हमारे वो लोग जो सिर्फ अपने शहर कराची तक महदूद है, या उनको इतना, इवन कराची के अंदर भी इतना घूमने फिरने का मौका नहीं मिला, आपको वाज़ेह तौर पर इनमें फर्क नजर आएगा। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इतनी होती है कि ट्रैवलिंग से आपके एक्सपोजर में इजाफा होता है। यही चीज आपको बुक रीडिंग में नजर आती है। आपके वो साथी जो बुक्स पढ़ते हैं, चाहे वो कोई नॉवेल ही क्यों ना पढ़ रहे हो, फिक्शन ही क्यों ना पढ़ रहे हो, आपको उनकी सलाहियतों में और उस दोस्त की सलाहियत जो किताबें नहीं पढ़ता, वाज़ेह फर्क नजर आएगा। जो लोग किताबें पढ़ रहे होते हैं, स्पेशली फिक्शन, उनके अंदर इमेजिनेशन ज्यादा स्ट्रांग होता है। अच्छा, अब एक चीज तो हमें समझ में आती है कि एक तरीका जो है एक्सपोजर। इसके अलावा एक और चीज है जिसको वो कहते हैं रीमिक्स। ओके, इसके लिए एक डॉक्यूमेंट्री है जो मैंने सजेस्ट की कि आप लोग इस डॉक्यूमेंट्री को देखें। एवरीथिंग इज अ रीमिक्स। आप लोगों ने यूट्यूब पे अगर देखा होगा तो आपको लगा होगा कि शायद 10,000 लाइक्स है। मेरे ख्याल में जब मैंने देखा था 10,000 लाइक्स थे। लेकिन आई एम टेलिंग यू कि ये इंतहाई इन्फ्लुएंशियल डॉक्यूमेंट्री थी। एक्चुअली ये रिलीज हुई थी 2011 में। 2011 में यूट्यूब के अलावा दूसरे भी प्लेटफॉर्म्स थे, उन्होंने एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे वीडियो रखी थी। वक्त के साथ साथ यूट्यूब हावी हो गया तो वो उसको यूट्यूब पे लेकर आ गए।
लेकिन बहरहाल जब 2011 में ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई थी तो अपने वक्त की ये इंतहाई ये समझ लें रेवोल्यूशनरी डॉक्यूमेंट्री थी। इस डॉक्यूमेंट्री ने जो क्रिएटिविटी का प्रोसेस है उसको बिल्कुल चेंज करके रख दिया। वो यहाँ पे इस बात समझाता है, इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर वो ये बात समझा रहा है कि हम फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने स्टार वॉर्स देखी है? स्टार वॉर्स का नाम सुना है? नाम तो सुना है, कुछ ना कुछ तो आइडिया होगा। तो इस मूवी के बारे में था 1970s के अंदर, ये मूवी का पहला पार्ट आया था और लोग देख के हैरान हो गए थे, लोग दीवाने हो गए थे इस फिल्म के। इसका अगला पार्ट जो था बहुत ही मशहूर हुआ, बहुत फेमस हुआ। तो इस डॉक्यूमेंट्री में उसने इसी किस्म की मूवीज और दूसरे लिटरेचर की चीजों को देख के उसने समझाया कि भाई इनमें कुछ भी नया नहीं है। देखो, जो मैंने एप्पल की एग्जांपल दी थी ना, वही वाली बात उसने यहाँ पे की। उसने कहा कि स्टार वॉर्स मूवी जो इतनी मशहूर है, उस मूवी के अंदर कुछ नया नहीं है। इसका जो फला चीज है या फला आइडिया वो फला मूवी से लिया गया है, फला जो चीज है वो फला से ली गई है। तो पता चला कि वो मुख्तलिफ चीजों का मिक्सचर था। एक हिंदुस्तान के बड़े मशहूर अदाकार है आमिर खान, उनकी एक बड़ी मशहूर फिल्म है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें गजनी की, मशहूर फिल्म थी, देखी थी, कुछ ना कुछ देखी थी। अगेन पता चलता है कि यार वो बाहर की फिल्म से फॉलो की हुई है। एक और फिल्म जिससे पहली दफा ये आमिर खान साहब को जो है कह सकते हैं फेमस हुए, उस फिल्म का नाम था क़यामत से क़यामत तक। देखिए किसी ने नाम सुना है? महानूर ने देखी है, थैंक यू महानूर। हुमा ने भी देखी है। ये वो मूवी थी और रुबीना ने भी देखी है। ये वो मूवी थी ये वो मूवी थी जिसमें आमिर खान और आई थिंक जूही चावला, ऐसी कुछ नाम है, चलो वही जूही जो है। तो ये जो दो थे, ये इसकी इनकी मार्केट में एंट्री हुई। ओके, और लोग ने इनको देखा, उसके बाद पसंद किया, और फिर उसके बाद आज तक आमिर खान साहब मौजूद हैं। और वो जो खातून है, आई डोंट थिंक शी इज एक्टिंग एनी मोर। अब वो मूवी अगेन बहुत पॉपुलर रही, बहुत हिट हुई। चाहे तो देख लें, ना भी देखे खैर है। लेकिन अगेन वो जो मूवी थी वो शेक्सपियर के ड्रामे रोमियो एंड जूलियट से मुतासिर होकर बनाई गई थी। उन्होंने उस ड्रामे को जो शेक्सपियर का था, रोमियो एंड जूलियट, उसको उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया, कन्वर्ट किया इंडियन कल्चर के लिहाज से। कि इंडियन कल्चर के अंदर अगर रोमियो एंड जूलियट होता तो कैसा होता। ये जो डॉक्यूमेंट्री में बता रहा हूँ, एवरीथिंग इज अ रीमिक्स, उसमें वो यही बता रहा है कि यार दुनिया के अंदर कोई भी चीज ओरिजिनल नहीं होती। जिस चीज को हम लोग ओरिजिनल समझते हैं वो ओरिजिनल नहीं होती। हर ओरिजिनल चीज पहले वाली किसी चीज से मुतासिर होकर बनाई गई। वो ये कह रहा है कि भाई हर हर चीज रिमिक्स ही होती है। अगर आपको कोई चीज ओरिजिनल लग रही है तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपने आपको नॉलेज नहीं है। अगर आपके पास एक नॉलेज हो, आइडियाज हो, तो आप कहेंगे हाँ यार ये तो फला से लेकर गई है, ये चीज तो फला से उठाई गई है। वो ये समझा रहा है कि जिस चीज को हम क्रिएटिविटी कहते हैं वो बुनियादी तौर पे रीमिक्स होता है। अगर आप अपने अंदर क्रिएटिविटी पैदा करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? चीजों को कॉपी करें, चीजों को कॉपी करना शुरू करें। अगर आप कभी क्रिएटिव राइटिंग की क्लास लेते हैं, क्रिएटिव राइटिंग मतलब जहां पे आप फिक्शन वगैरह लिख सकें, तो वहां पे वो एक टिप देते हैं। वो कहते हैं कि बजाय खुद लिखने के, जो मास्टर राइटर्स हैं जिनको आप पसंद करते हैं, आप उनकी राइटिंग को कॉपी करना शुरू करें। बस जो जो उनका अंदाज है उसको कॉपी करें, उनके नॉवेल के प्लॉट को कॉपी करें, उनके किरदारों के नाम को कॉपी करें। अब आप कहेंगे कॉपी कर रहे हैं यार, कॉपी से कहाँ क्रिएटिविटी? वो ये बताते हैं कि भाई कॉपी करते 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 खुद ब खुद आपके अंदर अपनी कुछ करने की सलाहियत पैदा हो जाती है। फिर वो वक्त आता है कि जब आप अपने किरदार तख्लीक करते हैं, जब अपने प्लॉट को तख्लीक करते हैं, जब आपका अपना राइटिंग का स्टाइल डेवलप हो जाता है। एवरीथिंग इज अ रीमिक्स के जरिए से हम ये बात कन्वे कर रहे हैं कि भाई कॉपी करना भी कोई बुरी बात नहीं है। यही कॉपी कर करके आप आगे चल के कुछ अपना लेकर आ जाएंगे। अगर हम में से हर शख्स अपने इस जर्नी का आगाज इस बात से, सोच से करे कि यार मैंने कुछ नया करना है, हम नहीं कर सकेंगे। उस कुछ नया का आगाज कहां से होगा? कॉपी से होगा। आज एक कॉपी की, कल दूसरे को कॉपी किया, कल तीसरे को कॉपी किया, करते करते एक वक्त ऐसा आया कि आपका अपना एक यूनिक स्टाइल, अपना एक यूनिक तरीकेकार आपका डेवलप हो गया। इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर उससे बहुत सारी एग्जांपल्स दी हैं, सिर्फ स्टार वॉर्स की नहीं, उससे बहुत सारी चीजों की एग्जांपल्स दी है। उनको देखें जरूर और उससे आपको ये चीज समझ में आए कि भाई अगर क्रिएटिविटी पैदा करनी है तो लाजमी नहीं कि शुरू ही से कुछ नया हो। यू कैन स्टार्ट विद कॉपिंग द वर्क ऑफ अदर मास्टर्स। कॉपी करना शुरू करें, वक्त के साथ साथ आप कंबाइन करेंगे, कुछ इसको उठाया, कुछ उसको उठाया, कुछ कंबाइन कर दिया, यहां तक कि इन दी एंड आप अपना एक नया स्टाइल लेकर आ गए।
अब इसका मतलब ये हुआ कि जब आप अपने तलबा को पढ़ा रहे होंगे तो अपने तलबा से आप इस बात की एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे कि तुम कुछ नया करके लाओ, कुछ नया करके लाओ। अरे यार ये चीज तो तुमने फला से उठाई है, तुमने फला को कॉपी किया है, कोई बात नहीं। आज आपका स्टूडेंट कॉपी कर रहा है, कल वो खुद अपना बना रहा होगा, उसको करने का मौका तो दो। ये कौन साहब है? बहुत खुशी हुई कि आप इनसे वाकिफ हैं। क्या ये क्रिएटिव थे? तंजीला, किसकी बात हो रही है? देख फातिमा करो, पूछ तंजीला से रहो। हाँ फातिमा, क्या ये क्रिएटिव थे? थे या नहीं? आपकी अपनी क्या सोच है? अपनी सोच बताओ, मुझे मत देखो, घबरा क्यों रही हो? क्यों नहीं थे? क्या नहीं थे? ओके, अम्मारा क्या ख्याल है आपका? अम्मारा जवाब दिया करो, जवाब दिया करो। रुबीना, मैं ये समझता हूँ, और आप लोग मेरी बात से, मतलब फातिमा अगर मेरी बात से डिसएग्री करे कोई मसला नहीं है, मैं ये समझता हूँ कि नुसरत फतेह अली खान साहब बहरहाल एक बहुत बड़े क्रिएटिव थे। अगर देखा जाए तो आप बोलेंगे यार उनकी कंट्रीब्यूशन क्या है, किया क्या है उन्होंने? भाई गुलकार तो बहुत सारे हैं, आज भी बहुत सारे ऐसे गुलकार हैं, आपको गली मोहल्ले में भी नजर आते, प्रोग्राम होते, वो आके कवालियां गा रहे होते हैं, पूरे मोहल्ले को जगा रहे होते हैं। अभी आने वाले आई थिंक 15 शाबान वगैरह आएगा तो ये सब होता है, ऐसी एक्टिविटीज लोग करते हैं। लेकिन देखा जाए, हम सुनते कव्वाली, मजा आया, ठीक है यार, या फिर बस जगा के रखा हुआ तो जान छोड़ो बस। लेकिन देखा जाए तो नुसरत फतेह अली खान साहब का जो कमाल है कि वो एक नया स्टाइल लेकर आए। ये वो दौर था जब नौजवानों ने ये सोचा हुआ था कि भाई ये जो कव्वालियां हैं ये तो बड़े लोगों का काम है। पहले होती थी कव्वाली, लोग मजाक उड़ाते थे। उमर शरीफ साहब ने उसका बड़ा खूब जबरदस्त किस्म के इसके जोक्स बनाए हुए थे कि तालियां बजाते रहते हैं, मच्छर मार रहे होते हैं। और फारसी कलाम, उर्दू कलाम जो था, उससे लोग दूर हो चुके थे। इसी तरीके से जो ग्लोबली देखा जाए तो हमारी जो लोकल मौसीकी थी उसको कोई जानता ही नहीं था। नुसरत फतेह अली खान साहब का कमाल ये था कि उन्होंने अपने उस दौर के अंदर म्यूजिक का एक फ्यूजन किया। अगर आप उनके सॉन्ग सुने, वो कव्वाली के साथ साथ जो उस दौर की जो पॉप म्यूजिक थी, दोनों का फ्यूजन किया। ठीक है, दोनों का फ्यूजन का मतलब क्या, उनके सॉन्ग के अंदर आपको पॉप भी नजर आ रहा है और कव्वाली भी नजर आ रही है। इसके अलावा उनका एक और बहुत बड़ा कारनामा था कि अगर बिलफर्ज अगर आप उनके जो गाने हैं आप बगैर किसी साज के भी सुने ना, तो अभी उनकी आवाज के अंदर एक रिदम नजर आता है। ठीक है, अगर अब मैं उनकी नकल तो नहीं उतार सकता लेकिन आप लोग सुने, उनकी आवाज से एक टेम्पो बन रहा है, उनकी आवाज से बीट्स आ रही है। बीट्स समझते हो, जैसे जो आपका ड्रम वगैरह बज रहा होता है, पूरा बीट्स बना रहा होता है। वो अपनी आवाज से, जवेरिया वो अपनी आवाज से ही उस बीट्स को पैदा कर रहे थे। उनकी आवाज के अंदर ये सलाहियत थी। अब ये कमाल था उनका, एक नई चीज उन्होंने की। और फिर आपने देखा कि उनकी मौसीकी को ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया गया। लोगों को समझ नहीं आ रहा होता था एक लफ्ज भी, लेकिन लोग फिर भी उनकी मौसीकी सुनने के लिए खड़े हुए होते थे। और उसकी बहुत बड़ी वजह यही चीज कि उनकी आवाज के अंदर वो अपनी आवाज से उस बीट और रिदम को पैदा कर रहे थे, तो उस बीट के लिए, उस रिदम के लिए लोग वहां पे खड़े हुए होते थे। तो बहरहाल ये क्रिएटिविटी की एक बहुत जबरदस्त मिसाल है, कैसे उन्होंने एग्जिस्टिंग चीजों को लेते हुए, क्या पॉप म्यूजिक के वो इन्वेंटर थे? नहीं। क्या कव्वाली के इन्वेंटर थे? नहीं। उन्होंने पहले से एग्जिस्टिंग चीजों को लेकर अपना एक नया स्टाइल इजाद किया कि आज मेरा आप में से बाद ऐसे लोग होंगे जिनके पैदा होने से पहले फतेह अली साहब जो है, नुसरत साहब जो है, उनका इंतकाल हो गया होगा, लेकिन इसके बावजूद आप लोग उनके नाम से वाकिफ हैं कि यकीनी तौर पर क्रिएटिविटी है। अब आप कह सकते हैं कि सर उसमें उन्होंने यूटिलिटी क्या की, क्या उन्होंने फायदेमंद कोई इजाद चीज की? इसीलिए मैं खास तौर से एग्जाम्पल लेकर आया हूं ताकि जहन से ये बात भी निकले कि यूटिलिटी का मतलब क्या है। यूटिलिटी का मतलब क्या, हथौड़ी है, हथौड़ी से काम होता है, कोई मसला हल हो रहा है तो ठीक है, यूटिलिटी है। मसलन एक इंजीनियर ने अगर ब्रिज बनाया लाहौर में और आप कहेंगे मेरे तो कोई फायदा नहीं हुआ, मेरा तो मसला हल नहीं किया, तुम क्रिएटिव नहीं हो, ऐसा तो नहीं है। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा अपने जहन को ब्रॉडन करना पड़ेगा, अपनी सोच को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा कि यूटिलिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है जिससे हमें फायदा पहुंचे। ओके, अगर आप अपने कामों के जरिए से कुछ ऐसा करते हैं जिससे आपकी चीज की रेलिवेंस हो जाए, ओके, आप एक ऐसी चीज जो कल्चर खत्म हो रहा हो, लोग उसको इग्नोर कर रहे हो, उसको दोबारा रेलिवेंट बना दें, तो ये भी क्रिएटिविटी के जुमरे में आएगा। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि हमारे आज के दौर के अंदर
यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स और टिकटॉक के अंदर बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी नजर आती है। उस 1 मिनट की वीडियो के अंदर वो पूरा मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहा होता है, लोग नए नए तरीके दिखा रहे होते हैं। टिकटॉक के अंदर एक ट्रेंड बना हुआ है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने एक हिस्सा बनाया, कोई बच्चा रो रहा है, दूसरा आ गया उसमें गिटार लेके, ठीक है, तीसरा उसमें लेकर आकर ड्रम। थोड़ी देर में पता चलता है कि पूरे 5-6 बंदों की पूरी वीडियो बनी, देखिए आपने टिकटॉक पे इस तरह से। तो 5-6 बंदों की वीडियोस जमा हो गई और पता चला कि वो सॉन्ग बिल्कुल एक नई चीज बन गई। मैं उसकी एग्जांपल इंशाल्लाह डिस्कॉर्ड पे भी पोस्ट कर दूंगा। तो अगेन ये भी क्रिएटिविटी की एग्जांपल है। यूटिलिटी का जो वर्ड है, किसी चीज का फायदेमंद होना, उसको महदूद ना करो कि वो चीज जो होगी सिर्फ आपकी मेडिसिन वैक्सीनेशन की इजाद हो रही है, या ब्रिज बन रहा है, या कौम को जगाया जा रहा है, तभी हम बोलेंगे यूटिलिटी है। ऐसा नहीं है। कोई भी चीज अगर आपको कोई इंटरटेन कर रही है, कुछ कल्चर जो एक लोग भूलते जा रहे थे उसको रेलिवेंट बना रही है, तो वो तमाम चीजें भी क्रिएटिविटी के जुमरे में आती हैं। अब यहाँ पे फिर एक और पॉइंट आता है, आपके आपके ख्याल में ये नुसरत फतेह अली खान साहब जो थे, इतना तो समझ में आया कि उन्होंने एग्जिस्टिंग नॉलेज को यूज किया, और कोई और चीज जिसने नुसरत साहब को नुसरत बनाया हो? एक बहुत बड़ी चीज, प्रैक्टिस। अगर वो अपनी मौसीकी का रियाज ना करते तो क्या वो उस मुकाम पे पहुंच पाते? उनके मौसीकी का जो आगे तक वो पहुंच पाए, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह प्रैक्टिस। वंस अगेन, बच्चों को अगर कोई चीज कॉपी भी कर रहे हैं तो कॉपी करने दें, उनको प्रैक्टिस करने दें। वक्त के साथ साथ खुद उनके अंदर वो सलाहियतें डेवलप हो जाएंगी। पूरी इस लेक्चर का जो मकसद चल रहा है ना कि यार आपने ये नहीं समझना, ये नहीं समझना। बच्चे आके मुझसे सवाल पूछते रहे, सर मैं क्रिएटिव नहीं हूँ, अभी हम आगे कैनवा पे काम करेंगे, सर हम कैसे करें, सर मेरे जहन में आइडियाज नहीं आ रहा। तो ये तमाम चीजें वहां पर रेलिवेंट है। क्या आपके पास एक्सपोजर हो, आप प्रैक्टिस करें, आप कॉपी करें, वक्त के साथ साथ खुद आप अपने नए किस्म के डिजाइन बना रहे होंगे। तो प्रैक्टिस एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जिसके जरिए से अपने अंदर आप क्रिएटिविटी पैदा कर सकते हैं। यहाँ पे एक और पॉइंट अगर मैं बताऊं आपको, एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है जिसे कहते हैं लॉ ऑफ वॉल्यूम। ये जो किताब है आर्ट एंड फियर, इसमें पूरी बात उसने इसी पे की है कि अपने अंदर क्रिएटिविटी कैसे पैदा करें। वो एक एग्जाम्पल देता है कि उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को एक असाइनमेंट दिया, 2 ग्रुप्स में तकसीम किया, और काम क्या था, पॉटरी का, पॉटरी डिजाइन करनी थी। पॉटरी मतलब प्याला वगैरह जैसे बना के देना था। एक ग्रुप को उन्होंने कहा कि तुम्हारी ग्रेडिंग इस तरीके से होगी कि तुम जो हो एक प्याला बनाओ, एक प्याला, और वो परफेक्ट होना चाहिए, उसमें कोई खामी ना हो। तुम बस एक बनाओ लेकिन बेहतरीन बनाओ, तुम्हारे उस इस एक की बुनियाद पर तुम्हें हम स्कोर देंगे। दूसरे ग्रुप से कहा कि तुम्हारे हम ये असाइनमेंट दे रहे हैं कि तुमने जितने ज्यादा तुम प्याले बनाओगे तुम्हें उसकी बेसिस पे मिलेंगे। ओके। एक से कहा कि एक ही बनाना लेकिन बेहतरीन बनाना, उस बेहतरीन को हम जज करेंगे, अच्छा लगा तो मैं अच्छा ग्रेड, अच्छा नहीं लगा थोड़ा सा लोअर ग्रेड। दूसरे ग्रुप से कहा कि तुम्हारा काम यह है कि तुम ज्यादा से ज्यादा प्याले बनाओ, जितने ज्यादा प्याले उतना ज्यादा तुम्हारा ग्रेड हुआ। जब उन्होंने बाद में देखा इस बात को कि यार ज्यादा बेहतर काम किसका था, किसका काम ज्यादा बेहतर था आपके ख्याल में? जिन्होंने ज्यादा बनाया था, लॉ ऑफ वॉल्यूम। तो वो यहाँ पे ये वाली बात है कि भाई क्रिएटिविटी पैदा करनी है, प्रैक्टिस करो, कॉपी करो, और बहुत ज्यादा कॉपी करो, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा तुम काम करोगे उतना ही तुम्हारे वक्त के साथ साथ तुम्हारे अंदर स्किल्स में बेहतरी आती जाएगी। हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं कि सर वो ग्राफिक डिजाइनिंग सही से समझ में नहीं आ रही, कैनवा पे सही से काम नहीं हो रहा, वीडियो एडिट नहीं हो पा रही, ये चीज समझ नहीं आ रही है, वो चीज। बात मसला सिर्फ समझने का नहीं होता, मसला क्या होता है कि वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे। करते जाते हमने खुद देखा वाज़े तौर पे कि हमारे साथ 2-3 साल के अंदर स्टूडेंट के अंदर कितनी इंप्रूवमेंट आ गई। ये वो प्रॉब्लम होता है जो हमारे बच्चे नहीं समझते। वो चाहते हैं कि आज हमें एक चीज सिखाई गई, अगले दिन ही हमें वो चीज मुकम्मल तौर पे समझ में आ जाए। इस पूरे लेक्चर का मकसद, अभी भी क्रिएटिविटी के हवाले से कुछ और भी पॉइंट्स बाकी हैं। इनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारा राइटिंग के हवाले से, कि राइटिंग का क्रिएटिविटी से क्या ताल्लुक है। मैं कोशिश करूंगा बहरहाल इसका असाइनमेंट जो है इस वीकेंड पे दे दूं। वजह एक तरीका ये है मेरे पास कि मैं पूरा लेक्चर लेके चलूं, फिर जब लेक्चर के अंदर वो पॉइंट आए तो उस वक्त असाइनमेंट दूं। लेकिन मसला ये है कि इस सेमेस्टर में हमारे पास रमजान भी आने वाला है, तो बस मैं ये समझता हूँ बेहतर है कि असाइनमेंट्स पहले दे दूं,
तो आप इस बात पे यकीन रखें कि जो भी असाइनमेंट दे रहा हूँ वो इन तमाम लेक्चर से रेलिवेंट है। अगले क्रिएटिविटी का मेरे एक दो पॉइंट्स और थे, उसमें मैंने यही बताना था कि राइटिंग के जरिए से किस तरीके से अपने आप क्रिएटिविटी को पैदा कर सकते हैं और उसका क्या रेलिवेंस है, और कुछ और भी पॉइंट्स थे। बहरहाल असाइनमेंट इंशाल्लाह ताला इस वीकेंड पे आ जाएगा, और जस्ट ट्रस्ट मी कि हर हर असाइनमेंट जो है वो हमारे लेक्चर से रेलिवेंट है। जब आएगा तो मैं बता दूंगा कि देखिए जो असाइनमेंट दिया था यहाँ पे रेलिवेंट था। मैं अटेंडेंस ले लूँ आप लोग की। जी ओके, अंजीला पूछ रही है कि क्रिएटिविटी के डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, आप लोग बताएं क्या हो सकते हैं। हो सकते हैं क्या, मतलब क्या हो सकते हैं ये भी तो बताओ मिशेल, क्या हो सकते हैं। मिशेल क्या कह रही हो तो। जी माहीन, क्या नहीं सर, पूरा जुमला तो बोलो। नहीं सर, एमसीक्यूज नहीं हो रहे यहाँ पे, पूरा जुमला बोलो। क्या नहीं हो सकता, पूरा बात तो करो। माहिन कह रही है क्रिएटिविटी का डिसएडवांटेज नहीं हो सकता। कौन कह रहा है हो सकता है। माहनूर, क्या हो सकता है। जी अच्छा, आपका नाम मायरा। मायरा कह रही है कि अगर बिना ऑब्जर्वेशन के हम क्रिएटिविटी करेंगे तो उसका फायदा नहीं होगा, उसका नुकसान होगा। देखो मेरे जहन में जो क्रिएटिविटी का कॉन्सेप्ट है, अगर मैं अपने जहन में बताऊं तो मेरे हिसाब से तो कोई नुकसान नजर नहीं आ रहा। ओके, मुझे मेरे जो जहन में कॉन्सेप्ट है उसमें की तमाम चीजें पॉजिटिव ही हैं। अलबत्ता अगर कोई शख्स खुद को क्रिएटिव समझ रहा है, उसके नतीजे में उसमें गरूर पैदा हो रहा है, या वो एक स्टेब्लिश चीज को खामा खामा खराब कर रहा है, अच्छी खासा एक सिस्टम चल रहा है उसको चेंज कर रहा है क्रिएटिविटी के नाम पे, तो बहरहाल वो मैं समझता हूँ कि उसके साथ दूसरे इश्यूज हैं। उन इश्यूज का ताल्लुक क्रिएटिविटी से नहीं है। तो हम बातों को अगर मिक्स ना करें तो ये तमाम चीजें अपने तौर पे मुस्बत ही हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही सवाल है, कोई ये पूछे कि सच बोलने का कभी नुकसान हो सकता है, तो बहरहाल इन थ्योरी सच बोलना फायदेमंद चीज है और सच बोलने का फायदा ही होता है। लेकिन बाकी सिचुएशन को देख के हम फैसला करते हैं।